नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज बात करेंगे ऐसी खौफनाक खबर पर जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। कोरोना को लोग अभी भूले भी नहीं है कि चीन को लेकर अब एक और डराने वाली खबर अमेरिका से निकली है। ये खबर है एग्रो टेररिज्म की। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैलाने के बाद अब चीन पर कृषि आतंकवाद फैलाने का शक गहराने लगा है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो एक खतरनाक फंगस FHB की तस्करी करते पकड़े गए हैं। ये फंगस गेहूं, चावल और मक्का जैसी मुख्य फसलों को नष्ट कर सकता है और इसके जरिए एक जैविक युद्ध छेड़ने की साजिश का शक गहराता जा रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर कई सवाल भी उठाएंगे, लेकिन सवाल ये जायज है, क्या ये चीन की एक नई जैविक जंग है? क्या भारत जैसे कृषि प्रधान देश को अब और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है? क्या हमें अपनी बायोसिक्योरिटी को एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा मानना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आधुनिक हथियार AI के जमाने में क्या अब युद्ध खेतों में लड़ा जाएगा? बड़े सवाल हैं। हम इसी पर आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी फैलाने के बाद अब चीन एक और गंभीर साजिश में फंसता नजर आ रहा है। इस बार मामला जुड़ा है कृषि आतंकवाद से, यानी एक ऐसा जैविक हमला जो सीधे सीधे हमारे खाने की थाली पर वार करता है। अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अमेरिका में खतरनाक फंगस फोसेरियम हेड ब्लास्ट यानी FHB की तस्करी कर रहे थे। इसे गेहूं, मक्का और चावल जैसी प्रमुख फसलों के लिए जानलेवा माना जाता है। FBI ने युनकिंग जियान चुनयोंग लियू नाम के 2 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन दोनों पर आरोप है कि वे न सिर्फ जैविक खतरा अमेरिका में लाने की साजिश रच रहे थे, बल्कि वीजा धोखाधड़ी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे संबंध भी उनके खिलाफ मामले को गंभीर बना रहे हैं। आइए अब जानते हैं FHB फंगस क्या है और ये किस तरह से फसलों और इंसानों के लिए जानलेवा साबित होगा। FHB फंगस सिर्फ फसलों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी जानलेवा है। ये कोई आम फंगस नहीं है, ये एक ऐसा माइकोटॉक्सिन पैदा करता है जो गेहूं, जौ, मक्का और चावल जैसी फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अनाज खाने लायक नहीं रहता। ये खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। इंसानों में उल्टी, मितली जैसी समस्या हो सकती है। जानवरों में प्रजनन संबंधी विकार हो सकते हैं। इसके कारण दुनिया भर में 10 अरब डॉलर की फसलें बर्बाद होती हैं। ये साजिश कैसे हुई उजागर? दरअसल FBI की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक चीनी नागरिक जियान ने इस फंगस को मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में रिसर्च के बहाने रखा था। दूसरे चीनी नागरिक लियू ने इसे जुलाई 2024 में डेट्रॉइट एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका लाने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया है कि उन्हें CCP और चीनी सरकार से आर्थिक मदद मिल रही थी। FBI के डायरेक्टर कश पटेल और अमेरिकी अटॉर्नी जेरोम गोर्गोन जूनियर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। एग्रो टेररिज्म एक ऐसा शब्द जिससे आज पूरी दुनिया आतंकित है, एक प्रकार से डरी हुई है। ये एक प्रकार का नया टेररिज्म है और ये बायोलॉजिकल टेररिज्म अर्थात जैविक आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और वर्तमान में चीन के द्वारा जो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम नामक जो फंगस है, यह जो अमेरिका में पकड़ा गया, इसको लेके लोगों की चिंता है। चिंता स्वाभाविक है क्योंकि फ्यूजेरियम जीनस के अनेक फंगस सीरियल्स को, विशेषकर गेहूं, बाजरा, ज्वार और चावल, इनकी खेती को प्रभावित करते रहे और इसमें हेड ब्लाइट नामक बीमारी फैलाते रहे हैं। हेड ब्लाइट मतलब हेड वो भाग पौधे का जिसमें बाली लगती है या दाने लगते हैं, और ब्लाइट मतलब झुलस जाना। मतलब अगर इस फंगस का इन्फेक्शन होता है तो जो दाने हैं वो छोटे हो जाते हैं या दाने बनना ही बंद हो जाते हैं। इस खबर ने सोशल मीडिया पर भारतीयों में नई बहस छेड़ दी है। कई यूजर्स और विशेषज्ञों का मानना है अगर चीन शक्तिशाली देश अमेरिका के खिलाफ ऐसी जैविक साजिश रच सकता है तो भारत को भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।
भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ये चेतावनी है। एक छोटी सी जैविक चूक करोड़ों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। और ये चीन है जो ये इस प्रकार के बायोलॉजिकल टेररिज्म और एग्रो टेररिज्म की एक प्रकार का सेंट्रल हब के रूप में देखा गया है। क्लाइमेट चेंज जैसी परिस्थितियों में वो किस प्रकार से फसल की प्रोडक्टिविटी को कैसे प्रभावित करें, या किसी देश की पूरी खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करें, पूरे के पूरे देश के जो उनका एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको कैसे प्रभावित करें, और लोग सीधे सीधे भूखमरी में मरे। तो एक प्रकार का नए प्रकार का ये युद्ध है, और इसके द्वारा हर वो देश आज आतंकित है इस रिपोर्ट के आने के बाद, और हर देश ये चिंतित है कि आखिर ऐसा ना हो कि उनके देश में इस प्रकार का फंगस पहुंच जाए, और इसकी वजह से जो हमारी सीरियल से अनाज हैं, या वो जो भी जौ बाजरा या जो चावल की जो धान जो ये फसलें हैं ये प्रभावित हों, और लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा ये बहुत बड़ा संकट हो जाए, और लाखों लोग बिना भोजन के मरने की स्थिति में न पहुंच जाए। चीन से निकले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में कोहराम मचाया था। इस वायरस के कारण दुनिया भर में 1,66,00,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। भारत में भी सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। ये महामारी न सिर्फ दुनिया के देशों बल्कि भारत के लिए एक सबक है। सबक ये कि बदलते दौर में हमेशा आंखें खुली रखना है और चौकन्ना रहना है। बदलते तकनीकी दौर में अब चुप रहने का वक्त नहीं है। कोरोना के बाद चीन की यह कृषि आतंकवाद वाली साजिश बताती है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ एआई और हथियारों से नहीं बल्कि बीज, फसल और फंगस के जरिए भी लड़े जाएंगे। भारत को अब सीमा सुरक्षा के साथ बायो सिक्योरिटी और कृषि निगरानी पर भी पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से सतर्क रहने की जरूरत है। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो चीन का अब एग्रो टेररिज्म ये एक बड़ा सवाल है, चिंता का विषय भी है। और फसलों के लिए यदि फंगस बम जो कहा जा रहा है, जिसके लिए 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और यूएस में इस चीज को पहुंचाने के बाद बहुत बड़ी एक प्लानिंग चाइना की थी, जिसको फिलहाल तो रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना होगा कि ये कितना घातक हो सकता है, इसके लिए कितनी सतर्कता जरूरी है। क्यों भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचने की जरूरत है? वो इसलिए है क्योंकि कृषि प्रधान देश है, और मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा यदि हम फसलों की बात करें और कृषि की बात करें तो कहीं ना कहीं हम हमेशा से टॉप पर रहे हैं। तो ये जो यूएस तक जा सकता है, चाइना कितना संबंध भारत के साथ किस तरीके का रखता है हमें बहुत अच्छे से मालूम है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है भारत के लिए भी। कैसे रोक सकते हैं, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, और कैसे इस चीज की काट हो सकती है। कई सारे सवाल हैं, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में सैयद शाकिर अली, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। पर्यावरणविद हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चीफ कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर भुवनेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। भुवनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करती हूँ, क्योंकि मेरी आवाज पहुंच रही है। जी राखी मैम। हाँ अनुपम जी, आज की चर्चा एक ऐसी चर्चा है जो ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि हमने एआई सुना, हमने वेपन सुने, हमने हाल ही में कई ऐसी स्ट्राइक के बारे में सुना, लेकिन ये जो एग्रो टेररिज्म की बात चाइना से निकली, और कितनी बड़ी बात है कि यूएस तक आप लेकर जा रहे थे, इतने दिनों से आपको मदद मिल रही थी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उनने एक्सेप्ट भी करा। तो इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की जो मंशा है, चाइना ने फिर साबित कर दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हम कोविड देख चुके हैं, जो कितना घातक था। क्या मानते हैं ये जो चीजें आई हैं, इससे भारत को कितना सतर्क होने की जरूरत है? बहुत अच्छा विषय है ये, और बायो टेररिज्म या फिर एग्रो टेररिज्म के ऊपर पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चाएं चल रही, और उसके पीछे वही कहानी है जो अभी आपने अपने शो में दिखाई है। हकीकत यह है कि ये एग्रो टेररिज्म या बायो टेररिज्म कोई नया फलसफा नहीं है। अगर आप इतिहास की किताब उठा करके देखें
तो चंगेज खां को पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने जहां पर भी अटैक किया था वहां पर इस तरह के फंगस को, इस तरह के कीटाणुओं को अपनी सेना की सहायता से भेजा था, और युद्ध लड़ने में इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं वो मध्यकालीन समाज में चंगेज खान ने बहुत साफ दिखाया था। उसके ये फंगस अटैक्स न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप तक गए गए हैं। उसके जो उसके निशान है वो अफ्रीका तक में गए हैं। तो ये बहुत पुरानी चीज है। हाँ, नए जमाने में इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में डाल दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी कई सारे प्रयासों के जरिए, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए बायो टेररिज्म से बचाव करने के तमाम तरीके निकाले थे, और उसमें काफी हद तक तमाम देश एक साथ थे और यूनाइटेड नेशंस के उस चार्टर का हिस्सा भी थे, जहां पर इस तरह के फंगस या जो मैन मेड जो बैक्टीरियाज हैं इनको फैलाने पर रोक लगी हुई थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस अब लगभग लगभग डिफंक्ट हो चुका है। वो किसी की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहा है। कोरोना अटैक का समय सबको याद है। पूरी दुनिया में इस बात की सुगबुगाहट थी कि ये चाइना के लैब से निकला है, वुहान लैब से निकला है। सब इस बात को जानते थे, लेकिन जो दंड चाइना को देना चाहिए था शायद यूनाइटेड नेशंस ने, दुनिया के तमाम देशों ने नहीं दिया। तभी आपको ये दूसरी चीज दिखाई दे रही है। तो ये एक के बाद एक आते रहेंगे, क्योंकि चाइना के अंदर जो जो भी वहां पर वैज्ञानिक प्रगति हो रही है उसके साइड बाय साइड इस तरह के जैविक हथियार, इस तरह के एग्रो टेररिज्म के हथियार साथ में बन रहे हैं, और इसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी बनती है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि तमाम विकासशील देश, और इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ता है राखी जी, वो गरीब देशों पर पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी एक बड़े देश की फूड को खत्म कर देते हैं, जब बड़े देश के अंदर आप इस तरह की जो उसके एनिमल का जो भी है, जो पशु है उसके उनको खत्म कर देते हैं, तो उसका असर सिर्फ उस बड़े देश में नहीं पड़ता है। वो छोटे देश जो कि अपनी फसल के लिए, अपने खाने के लिए इन बड़े देशों पर डिपेंड है, उनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर ये एक चेन बन जाती है, और उस चेन में जो भी सामने आएगा सबका सब सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु युद्ध जैसा ही ये हो सकता है, क्योंकि इसके जो असर हैं ये उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनका डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, और यूनाइटेड नेशंस को, अमेरिका को, रूस को, या जो भी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको इसके ऊपर कम से कम अब गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि कोरोना का जो था वो तो उन्होंने जाने दिया। कोरोना के लिए सब पीड़ित थे कोविड से। सबने देखा कि चाइना की लैब में बना था, लेकिन चाइना को जो सामने लाना चाहिए था, उसको बेनकाब करना चाहिए था, वो किसी ने नहीं किया। शायद चाइना की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो चाइना की जो ताकत है बढ़ती हुई, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं काम कर रही थी और अमेरिका वगैरह को बाध्य कर रही थी। लेकिन अब चूंकि हमला डायरेक्ट अमेरिका पे हुआ है, ये फंगस सीधे अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है, और अमेरिका भी जानता है कि एक मोटा मोटा कैलकुलेशन ये है कि अगर ये फंगस वहां पर काम कर रहा है तो फिर एक साल में $1 बिलियन की जो वहां पे पैदावार है उसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है। $1 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है अगर आप केवल कृषि के हिसाब से सोचें। तो अमेरिका को अब समझ में आया है, तो शायद अब इसके लिए कुछ कार्रवाइयां करी जाएंगी। जहां तक आपका प्रश्न का भारतीय एंगल है उसके ऊपर मैं आना चाहूंगा, और उसको मैं एक छोटी सी एक अपनी खुद की चीज जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही देखी थी उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं अभी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में था 2-3 दिन पहले, और वहां पे बड़े किसानों से मेरी बात हो रही थी। तब तक ये फंगस वाला विषय आया भी नहीं था पिक्चर में, लेकिन उन लोगों ने मुझे वहीं पर बताया था कि जो आम की फसलें हैं, इस समय आम का सीजन भी है, आम की फसलें 2-3 सालों से अचानक से किसी फंगस से पीड़ित हो जा रही हैं, और जो पैदावार होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, या फिर बहुत खराब हो रही है। तो ये शायद फंगस जो अमेरिका में अब पकड़ा गया है, शायद वो भारत में प्लांट किया जा चुका है। अब चूंकि फंगस की जब इंफॉर्मेशन आई तो मैं उन चीजों को रिलेट कर पा रहा हूँ कि शायद इस तरह की चीजें भारत में पहले से ही आ चुकी हैं, और हमको बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि अमेरिका के पास तो मैकेनिज्म है, उसके पास पावर भी है, लेकिन हिंदुस्तान को इस तरह के बायो टेररिज्म से लड़ने का कोई बहुत बड़ा अनुभव भी नहीं है, और हमको इसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारी एक बड़ी जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, और हमारी जो पूरी की पूरी आबादी है वो उन्हीं कृषि खाद्यान्नों पर आधारित है जो कि भारत में ही पैदा होते हैं। भारत से कुछ भी बाहर से नहीं मंगाते हैं, हम खुद सेल्फ सफिशिएंट है। तो हमको हमारी फसलों को बचाने के लिए बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है राखी जी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। सुशील जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। सुशील जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप एक पर्यावरणविद भी हैं, और इससे पहले भी मैंने इस प्रोग्राम में आपकी प्रतिक्रिया सुनी। देखिए, हमें ना बहुत सारे पहलुओं को ऐसे समझना पड़ता है। भारत को कितना अलर्ट होना है, ये सारी बातें ठीक है, अभी यहाँ नहीं आया वो भी ठीक है, लेकिन किस माध्यम से कैसे हो सकता है आने वाले समय में ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हम बैठ नहीं सकते, ना हम भरोसा कर सकते हैं कि हमारे पास कभी ये चीज़ें नहीं आएंगी। अभी तो US तक गई हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि किस माध्यम से, छोटे माध्यम से आ जाए तो हमारे पूरे
पूरे एटमॉस्फेयर को, हमारी पूरी कृषि व्यवस्था को चौपट कर देगी। क्योंकि सबसे ज्यादा यदि मैं देखूं तो आप भी जानते हैं, हम भारत की बात करें तो कृषि प्रधान है, और सबसे ज्यादा हम इसके लिए अपनी अर्थव्यवस्था में यदि कहीं सबसे ज्यादा ग्रोथ करके गए हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप किस हिसाब से इसको समझते हैं, कैसे देखते हैं, कितना घातक हो सकता है और कैसे हम इनको रोक सकते हैं? बिल्कुल राखी जी, स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से जूझ रही है। मतलब जो मौसम में जो प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही हैं, उससे न केवल अपना देश अछूता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि दुनिया के लगभग सभी देशों में कुछ ना कुछ वातावरणीय थपेड़े के रूप में उनकी एग्रीकल्चर प्रभावित हो रही है। लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लगा हुआ है, कंप्रोमाइज इम्यूनिटी के रूप में। और ये जो नए नए एग्रो टेररिज्म के जो, या बायोलॉजिकल टेररिज्म के जो, या वारफेयर के, बायोलॉजिकल वारफेयर के जो मामले हम और आप लोग दुनिया में देख रहे हैं, जिसमें चीन का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वहाँ की अलग अलग लैब सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड हैं। वहाँ के जो विज्ञान के काम मानवता के लिए नहीं हो रहे हैं। भारत का विज्ञान तो मानवता के लिए समर्पित विज्ञान है, लेकिन दुर्भाग्य है कि दुनिया के और देशों का विज्ञान मानवता के लिए समर्पित नहीं है। तो कुल मिला के ये जो हम कह सकते कि हर इंसान और अपने आसपास के पर्यावरण से एक ताने बाने से जुड़ा है, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और इस इकोसिस्टम में अगर कोई भी चीज प्रभावित हो रही है, मिसाल के रूप में अगर कहीं से भी जो आपने माइकोटॉक्सिन फैलाने वाले जो फ्यूजेरियम फंगस की बात की, तो इसके स्पोर बहुत तेजी के साथ स्पोरेडिकली ये फैलते हैं, और ये सीमाओं को भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जिनकी सीमाएं बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। उन देशों की तो बात कर सकते हैं जिनके लिए चलिए एयरपोर्ट या हम अपने जो भी बंदरगाह हैं वहां पर क्वारंटाइन सेंटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो ये जो फंगस है, अगर कहीं ना कहीं से हेड ब्लाइट नामक बीमारी जो कॉज करता है सीरियल्स में, अनाज हुआ, जो भी अलग अलग अनाज की फसलें हैं, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई, ये सब, तो कहीं ना कहीं से मानवता के 80% जो भरण पोषण होता है, जिसकी वजह से ये पूरा पर्यावरण एक प्रकार से बड़े स्टेबल ढंग से चल रहा है। और कहीं ना कहीं से अगर भुखमरी फैलेगी तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार रखे। और अगर ऐसी परिस्थितियों से हमें और आपको बचना है, तो निश्चित ही एक अलग ढंग से एक तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पहले आदरणीय अनुपम जी ने बुंदेलखंड से बात की, मैं बुंदेलखंड से ही ताल्लुक रखता हूं और मेरे बचपन बुंदेलखंड में ही बीता। बुंदेलखंड माना जाता था दालों की अलग अलग विविध प्रजातियों के लिए। बुंदेलखंड को दाल का कटोरा कहा जाता था, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन के कारण बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या हुई, और जो वर्तमान में अभी आम की फसल की आदरणीय मिश्रा अनुपम सर ने बताया, तो ये परिस्थितियां, क्योंकि बुंदेलखंड तो पूरी तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है, 80 से 90% जो वहां की जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था या किसी क्षेत्र विशेष की या दुनिया की या लोगों का स्वास्थ्य सीधे सीधे खतरे पर है। और हमें आपको ऐसी समस्या के लिए तैयार रहना पड़ेगा जो पहले कभी देखी नहीं गई है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। भुवनेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ। भुवनेश जी, क्योंकि आप एक चीफ कंसल्टेंट सर्जन भी हैं, क्योंकि बात आती है यदि ये चीज़ें आगे जाती हैं, इन्हें कैसे रोकना है, ये एक पार्ट अलग हुआ, लेकिन ये कितना इफेक्ट कर सकती हैं एक इंसान से लेके जानवर तक। मतलब जो चीज़ एक कृषि के रूप में आ रही है, जो अनाज के रूप में है, जो हम सब जिसका सेवन कर सकते हैं, ये कितनी हार्मफुल हो सकती है। राखी जी, सबसे पहले तो मैं चीफ कंसल्टेंट सर्जन के अलावा ये भी बता दूं कि मैं सेल साइटोलॉजी में इनोवेशंस पे बहुत सारा मेरा काम है, और उसकी वजह से हम कोविड में हमारे बहुत सारे मरीजों को सुरक्षित रख पाए हैं। यहाँ दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हम कोविड का पूरा पराक्रम देख रहे थे, ये चीन और वुहान लेब से जो जिस तरह से जारी हुआ था, तब हमने मार्च 2020 में बहुत साफ साफ लिखा था सारे आर्टिकल्स में, सारे चैनल्स पर, कि ये चीन का प्रायोजित बायोलॉजिकल वीपन है और ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा उन जगहों पर जहां पर कि इम्यून कंप्रोमाइज स्टेटस होगा या बहुत कोल्ड वेदर होगा। तो हमने देखा अमेरिका में और कोल्ड वेदर वाली सिटीज में कितना नुकसान हुआ। हम संभवतः उसके मुकाबले में बहुत कम नुकसान झेल पाए, क्योंकि हमारे यहाँ की 90% जनता
धूप में मेहनत करके ताजा भोजन करने वाली है, तो उनको उतना नुकसान नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी कि जब हमने ये बात देखी कि हमारी सारी मेडिकल बुक्स में, जिनको हम गॉडफादर कहते हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि वायरस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक नहीं है, वायरस का ट्रीटमेंट बंद कमरों में इलाज नहीं है, लेकिन हमारे इन सारे आर्टिकल्स को नकार दिया गया। और नतीजा क्या निकला कि लोगों को जिस तरह से अस्पतालों में बंद कमरों में पैक किया गया, तो मौतें ज्यादा हुई एंटीबायोटिक्स देने की वजह से। जिस तरह से रेमडेसिविर को लेकर बात हुई, जो पहले के सार्स वायरस में फेल हो गई थी, उसको पूरा ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया मार्केट में लेकर आया। इस ऊपर भी हमने बहुत सवाल उठाए थे, वो आज तक अनुत्तरित है कि जिस दवा को आईसीयू में इंटेंसिव केयर के लिए अंडर गाइडेंस दिया जाना चाहिए था, उसको ओवर द काउंटर ड्रग में कैसे परमिट कर दिया गया कॉमन मैन को देने के लिए। ये सवाल आज तक अनुत्तरित है, जो हमने डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज से और पूरे सिस्टम से पूछा था कि ये कैसे हुआ। लेकिन इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में 500-700 लोगों का एक मेडिकल कार्टेल चलता है, जिनको बाकायदा सोरोस गैंग की पैटर्न के ऊपर पैसा दिया जाता है। मैं फिर आपको उस मुद्दे पे लेके आता हूं कि आज आप फंगल वायरस की बात कर रहे हैं, फंगस की बात कर रहे हैं। हमने इसको वायरस टर्म दिया है 2020 में, जब कोविड आया था। ये वायरस जितने भी हैं, ये जानलेवा होते हैं फंगस के साथ मिलकर। तो ये जो फंगस पकड़ाया, ये बहुत छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। और इस फंगस में या किसी भी वायरल संक्रमण में या किसी भी बायोलॉजिकल वीपन में, जिसको अभी हम एग्रीकल्चर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, मैं इसको ह्यूमन टेररिज्म में भी लेके आता हूँ, मैं इसको एनिमल टेररिज्म में भी लेके आता हूँ, मैं इसको वाटर टेररिज्म में भी लेके आता हूँ। ये सारी जगहों पर बहुत गंभीरता से फैलने वाला है। हमने कोविड में जब आर्टिकल्स में ये कहा कि ये सीवेज के जरिए अनंत काल तक जीवित रहेगा, आज आप उठा के देख लीजिए, 5 साल बाद सारी जगह से आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि हमने सीवेज के ऊपर कोई चेक नहीं किया। आज सीवेज के जरिए पूरे लिवर से लेके इंटेस्टाइन तक सब जगह हमारी पूरी यंग कौम को ये बर्बाद कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनमें कारण नहीं समझ में आ रहा कि पेट क्यों दर्द है या लिवर में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जिस तरह से ये जानवर और इंसान पर आपने फंगस की बात की है, तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ कि हमारे साथी प्रवक्ताओं ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पौधों का झुंडका रोग है, जिसमें उनका ये ऊपर का सिस्टम खराब हो जाता है। अगर ये इंसान में आता है, जो कि बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि भोजन के जरिए आना ही आना है, पानी के जरिए आना है, तो ये फंगस इंसानों में, जो पुरुष हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम करेगा, जो महिलाएं उनके अंदर एस्ट्रोजन कम करेगा। मतलब ये इम्पोटेंसी की तरफ लेके जाएगा, जो सबसे बड़ा खतरा पहला है। दूसरा जो खतरा है कि ये आपके सिस्टम में लिवर खराब करेंगे, किडनी खराब करेंगे, और जितने भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, उन सब इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के ऊपर, बच्चे या बूढ़े या बीमार, डायबिटीज के, टीबी के, किसी भी तरह की दवाइयों को लेने वाले, या जिस तरह से एंटीबायोटिक का ओवर यूज मेरे कंट्री में चल रहा है, तो एंटीबायोटिक्स के साथ पहले दिन से हमको नुकसान मिलेंगे, क्योंकि उस इम्यूनिटी पर इस बीमारी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बीमारी जिस तरह से फैलती है, इसका आज तक दुनिया में कोई एंटीडोट नहीं है। किसी को पता नहीं है कि इंसानों में आता है तो उसके ऊपर हम क्या उपचार कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि फिर से कोविड में लूटमार होगी, फिर से उसी पैटर्न पे सिस्टम चलेगा, जब मरीजों की भीड़ बढ़ेगी, फिर से ड्रग माफिया काम करेगा। हमारे देश के बड़े बड़े, जो मैं नामजद कहूं कि किस तरह से उन्होंने प्रोटोकॉल जारी किए थे कि डोलो दिया जाना चाहिए। जब तुम्हारे पास मार्केट में 1000 प्रोडक्ट थे, तो तुमने एक स्पेसिफिक ड्रग का नाम कैसे लिया था? ये सवाल भी आज तक अनुत्तरित थे, ओटीसी में रेमडेसिविर को देने की तरह से। मैं इसी बात को आगे लेकर आता हूं कि पिछले एक हफ्ते में जब ये फंगस की खबर निकल के आई है, सिल्वर का रेट 20% बढ़ गया है। सिल्वर एंटी फंगल के तौर पर एग्रीकल्चर मार्केट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है। आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत बड़ी घटनाएं निकल के आएंगी कि सिल्वर को शायद हम चांदी के रेट को हम सोने से भी ऊपर जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत सारे केमिकल यूज है सिल्वर के, लेकिन अब ये बायोलॉजिकल यूज जो निकल के आने वाला है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो हम फिर सबको कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आसपास साफ तौर पे देखिए, अमेरिका और चाइना का वुहान लैब में आपसी साझा है, ये आपस में मिले हुए हैं, इनका आपस में होता है, ये वहां पर खेल के काम करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल संभव आधी रात में चाइना में एक और HAU5 वायरस का विस्फोट हुआ है, और वो बहुत खतरनाक माना जा रहा है।
बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और इसीलिए इस चर्चा को सभी एक्सपर्ट के साथ जानना, मैसेज पहुंचाना लोगों तक बहुत ज़रूरी है। हम इसे क्या कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, हम क्या करें, सरकार को कितना सतर्क रहना है और कितना इस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है, वो एक बड़ा चुनौती भी है। इसको बिल्कुल चुनौती बोलेंगे जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं। गौरव जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी, जी, राकेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है। गौरव जी, क्योंकि सभी एक्सपर्ट के जो व्यूज़ हैं उन्हें सुनने के बाद मुझे लगता है कोविड हमने देखा था और कोविड में क्या क्या अप एंड डाउन्स देखे थे हम बहुत अच्छे से, मुझे लगता है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो FHB फंगस की बात हो रही है, जिसे एग्रो टेररिज्म कहा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा घातक भारत के लिए हो सकता है। देखिए US में क्या होगा, वो क्या करेंगे, वहाँ पे पकड़ गए हैं, आगे वो क्या करना है वो उनकी पॉलिसी जाने। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें इस चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। भले अभी नहीं आया, लेकिन किस माध्यम से आ रहा होगा या आ जाएगा, इसके लिए हमें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं, भारत सरकार को मुझे लगता है एक इस पर गंभीरता से चीज़ों को लेकर कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है कि क्या हो सकता है। राखी जी, देखिए, जब दुनिया की आर्थिक महाशक्ति आपस में टकराती हैं, तो वो हथियार के रूप में हर क्षेत्र को इस्तेमाल करने का प्रयास करती हैं। और चीन का तो पुराना रवायत रहा है, उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ये कोरोना वायरस पैदा हुआ, वहां से स्प्रेड हुआ, पूरे दुनिया में तबाही आ गई, करोड़ों लोग मारे गए। तो इसका आरोप भी चाइना के ऊपर ही लगा और चाइना का ये प्रयास अमेरिका के अंदर एक एग्रो टेररिज्म को लेकर के जिस तरह से हुआ है, ऐसा नहीं है कि भारत के ऊपर इसका आक्रमण नहीं हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, नेपाल के माध्यम से चने की खेप आई थी भारत में, जो चीन का चना था, जिसमें कैंसर के तत्व पाए गए थे और उसको भारत सरकार ने बैन किया। इतना ही नहीं, नार्को टेररिज्म का भी प्रयोग भारत की सीमाओं को किया जा रहा था, जिस पर भारत और अमेरिका के बीच में एक सहमति हुई है। जो भारत में जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता था, उसकी पैकेजिंग होती थी और रिपैकेजिंग होकर के वो अमेरिका पहुंच जाया करता था। आपने देखा होगा पिछले दिनों कभी 20,000 का करोड़ का पकड़ा जा रहा है, कभी 18,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा। तो ये सारे ओरिजिन जो कंट्री थी वो अब चाइना थी। तो उसका दुष्प्रभाव भारत के ऊपर न पड़े, ये सरकार की सजगता ही है कि इस तरह के प्रयासों को सरकार उजागर कर रही है और हमारी खुफिया एजेंसियां जो है, हमारे जो फोर्सेज हैं, वो इसको डिटेक्ट करके पकड़ रही हैं और इंफॉर्मेशन लेवल पर, इन्वेस्टिगेशन लेवल पर या फिर इंटेलिजेंस लेवल पर भी दूसरे देशों के साथ सूचनाएं साझा करने का काम हो गया है। और इस बात का खतरा तो है ही है, भारत के ऊपर भी है, क्योंकि भारत आर्थिक एग्रो एक तरह से कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 70%, 60 से 70% आबादी जो है वो कृषि पर ही आधारित है। और यहाँ पर इस तरह का अगर कोई प्रयास होता है तो बहुत व्यापक स्तर पर डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं, बहुत व्यापक स्तर पर जनहानि का नुकसान हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, सभी प्रकार की संभावनाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार चाक चौबंद है उन सभी फ्रंट पर, चाहे वो रिसर्च और एनालिसिस का जितने भी सेंटर्स हैं या फिर पॉलिसी मेकिंग के या थिंक टैंक के जो यूनिवर्सिटीज में जो सेंटर्स हैं, उसमें किस तरह के काम चल रहे हैं, उन सबको जांच करने की आवश्यकता है। और खासतौर से चीन के साथ, क्योंकि चीन का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस तरह का, इसलिए उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी साझेदारी होती है तो उसको उसकी पूरी थॉरो वेटिंग करने के बाद ही भारत में वो प्रवेश कर पाए। तो मुझे लगता है बहुत हद तक हम इन सब चीजों पर रोक लगा पाएंगे। और हमारे विशेषज्ञ जिस तरीके से पक्ष को रख रहे हैं, ये बड़े यक्ष प्रश्न है, उस पर भी हमारे सरकार में मौजूद एजेंसियों को ध्यान देना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है सरकार बहुत सजग है, एजेंसीज भी बहुत सजग है और इस तरह की कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो उसका पटाक्षेप करना, उसको नियंत्रण में लाना है सरकार का काम है और करेगी उसको सरकार हमारी। बिल्कुल ठीक है। सैयद शाकिर अली जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, शाकिर अली अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। एक बार फिर से अनुपम जी, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ रही हैं, देखिए ये बात सच है, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें क्या इसको कनेक्ट कर सकती हैं। हम तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर हैं। 2027 की बात की जा रही थी कि हम वहाँ तक, उस अर्थव्यवस्था को वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और अभी गौरव जी भी कह रहे थे कि दो महाशक्तियाँ टकराती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, हम खुद उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लगभग बढ़ने, लगातार चलते ही जा रहे हैं। क्या माना जाए कि भारत जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से ग्रो करके गया है, हाल ही में कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई हैं, स्ट्राइक हुई हैं,
जिसको देखकर लग रहा है कि कैसे तोड़ने की कोशिश की जाए। तो हो सकता है ये एक कनेक्शन हो। हम हथियारों से, बाकी चीज़ों से डायरेक्ट कुछ चीज़ नहीं कर सकते, तो हम इस माध्यम से करें ताकि कुछ ऐसी बहुत बड़ी एक नाम भी ना हो और हम अंदर ही अंदर खोखला भी करने की कोशिश करें। क्या एक उसकी ये हिस्सा हो सकता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? आप एक, क्योंकि विदेश मामलों की जानकार हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है? देखिए, एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं अमेरिका के, गॉर्डन सी चांग, और उन्होंने इसी फंगस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल में उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि इसको सिर्फ एक तरह से रोका जा सकता है। उन्होंने अमेरिका और चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात लिखी थी कि इसको सिर्फ एक तरह से रोका जा सकता है कि अमेरिका चाइना से हर तरह के व्यापार, हर तरह की चीजें, हर तरह का आवागमन बंद कर। अदरवाइज कोई संभावना ही नहीं है कि इससे बचा जा सके। तो इस तरह का जो एग्रो टेररिज्म होता है, चूंकि एक ग्लोबल वर्ल्ड है, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये इसको दूर कर पाना लगभग असंभव है। अभी मेरे से पहले प्रवक्ता साहब ने कहा भी था कि शायद द्विवेदी जी कह रहे थे कि जब सीमाएं आपकी मिली रहती है ना, तब आपके लिए और दिक्कतें हो जाती हैं। और ये निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत के साथ कई देशों की सीमाएं मिलती है और चीन की तो सीमाएं सबसे ज्यादा दूर तक मिलती है। पूरा हमारा उत्तर का जो क्षेत्र है चीन के साथ मिला हुआ है, तो वहां पर हमारे लिए चुनौतियां बहुत तेज बढ़ जाती हैं। और देखिए, जैसा मैंने वांग साहब का उदाहरण, चांग साहब का उदाहरण इसीलिए दिया था कि और जब कोई तरीका ही नहीं, तो क्या चीन से हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं तोड़ सकते हैं, यह असंभव है आज की दुनिया। आपको रिश्ते रखने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, आपको रिश्ते रख करके अपनी शर्तों पे आपको रिश्ते रखने पड़ेंगे और बहुत सारी चीजों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी नीतियों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज को लगातार बदलते रहना पड़ेगा। और चीन को आप अब जो है इग्नोर नहीं कर सकते। चीन जिस तरह की कोशिशें कर रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा राकेश जी कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए जो बाकी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो लगातार रखेंगी, कोशिशें करेंगी। और हमको इतिहास से सबक लेना चाहिए। जिस समय हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उस समय दुनिया भर के देश भारत को कमजोर करने में लगे हुए थे और एक दिन ऐसा आया कि भारत को उन्होंने गरीबी की हालत में ला करके छोड़ दिया। तो ये चीजें तो रिपीट होंगी, कोई हमको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। सब हमारे खिलाफ लामबंद होते रहते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया अभी कि हमारे ऊपर स्ट्राइक्स कोशिश करी जा रही थी और हमने उसका स्ट्राइक से बदला लिया। ये सब तो छोटी छोटी चीजें, ये आपको टेस्ट करने के लिए करी जा रही। आप देखिए, हमसे बड़ा टेस्ट रशिया का चल रहा है। रशिया की ताकत को तौलने के लिए पूरा यूनाइटेड नेशन, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, सब लगे पड़े हैं। सब के सब रशिया को तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन रशिया फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है। कब तक सस्टेन कर पाएगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। तो भारत को भी उससे देखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ एक डोमेन पे लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको अलग अलग डोमेन को एक साथ काम करना है। और सिर्फ लड़ाइयां बॉर्डर पर नहीं हो रही हैं, लड़ाइयां हमारे और आपके कंप्यूटर्स के ऊपर भी हो रही है। साइबर वारफेयर चल रहा है लगातार, सैटेलाइट के माध्यम से वारफेयर चल रहे हैं। और ये एक नई चीज आ गई, बायो वेपन और एग्रो टेररिज्म, जिसके ऊपर शायद हम लोगों ने क्या कम ध्यान दिया था। और मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, निश्चित रूप से ये चीजें आंख खोलने वाली हैं। और डॉक्टर साहब ने जो भी बातें बताई हैं, उसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब दुनिया तो देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने इशारा भी किया था कि वुहान इंस्टीट्यूट के अंदर चाइना और अमेरिका दोनों मिले हुए हैं। तो साहब, जब दोनों महाशक्तियां मिली ही हुई हैं, तो हम तीसरे, चौथे, पांचवें देशों को क्या करना है? तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपके पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि आपको सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। आपको दुनिया के हर एक फोरम में, दुनिया आपका साथ दे चाहे ना दे, बहुत तल्ख तरीके से चाइना को बेनकाब करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे फोरम्स हैं जिनमें हम और चाइना साथ साथ हैं, जैसे ब्रिक्स का मैं उदाहरण दूंगा, तो या एससीओ का उदाहरण दूंगा, वहां पर अपनी बात को मुखरता से रखना चाहिए। उस पर व्यापार को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम हर चीज को अगर व्यापार से लिंक करेंगे साहब, अगर हम चाइना को बोल देंगे या चाइना नाराज होगा तो हमारा व्यापार का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, या कल को हमको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। देखिए, आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और विदेश नीति हमेशा कुछ दिनों के बाद एक सख्त कदम की जरूरत दिखाती है। अब ये जिस तरह से आपके ऊपर हमला हो रहा है, पता नहीं है वो फंगस या किस तरह के हमारे कितना घर कर गए, कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म बना ही नहीं है कि हम ये जांच सके कि चाइना से या अमेरिका से या किसी देश से किस तरह का वायरस हमारे यहाँ छोड़ा गया है और हमसे उसको क्या नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ वो मैकेनिज्म है नहीं। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है, हमारे पास एक विकासशील सोच है जिसको अभी वक्त लगेगा उस लेवल तक पहुंचने में। तो हमको यहीं से कुछ मजबूती के साथ अपने कदम उठाने पड़ेंगे। अदरवाइज
सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और मैं डॉक्टर साहब को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें बताई हैं जिसके ऊपर सरकार को बहुत गंभीरता से और आज से ही चाहे कमेटी बिठानी पड़े या कुछ भी करना पड़े, इसके ऊपर बहुत सख्त रुख अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ सैयद शाकिर अली जी भी जुड़ गए हैं। शाकिर अली जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। शाकिर अली जी, चीन का एग्रो टेररिज्म पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में आज इसको जानना समझना कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में, कई सारे एक्सपर्ट हैं जो अपने सुझाव दे रहे हैं। कांग्रेस किस तरह से लेती है, विपक्ष में होने के नाते आपका कोई सुझाव हो या आपको लगता है कि सरकार को ये स्टैंड लेना चाहिए, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले तो पैनल में बैठे सभी लोग हमारा नमस्कार। मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं फोन कॉल पे हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो भी हमारे भाई जो कह रहे थे उनकी बातें 100% सत्य लग रही थी मुझे और सच्चाई की दिशा में लग रही थी। हमारे देश को अभी हमारी सरकार को ये जरूरत है कि सख्त से सख्त कदम उठाएं। मैक्सिमम जो विदेश नीतियां हैं, अभी हम अगर इस वायरस की बात करें तो ये बहुत छोटी सी बात दिखती है। जिस तरह हमारे देश की सरकार किसानों के जान के लिए चिंतित नहीं है, हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो इस सरकार से अभी ये उम्मीद करना कि टेक्नोलॉजीज पे बात करें, इनके पास तो फालतू बातों करने के अलावा दूसरा बात होती नहीं है। ये कभी किसी तरह के अनुसंधान पे बात नहीं करते हैं, कभी किसी तरह के जो साइंटिफिक चीजें होती हैं जिसपे हमें काम करना चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे खुद को लाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर हम काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास तो इंसानियत का प्यूरिफिकेशन अभी जरूरी है। अभी तो हम जात पात में उलझे हुए हैं, अभी तो सिर्फ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जहां हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही हैं उस वक्त हम चुनाव की रैली कर रहे हैं। देश के मुखिया की बात कर रहा हूँ मैं छुटभैया नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विदेश नीति तो तब ठीक होगी, पहले देश के अंदर की नीति ठीक हो। मैं बताना चाहूंगा कि घर सजाने की तस्वुर तो बहुत बात की है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। जो अभी देश के हालात हैं उस हालात को सुधारें और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह पहले एक होके लड़ते थे, एक होके जीते थे, जब लोग अपने लीडरशिप के साथ जान देने को तैयार होते थे, जब अपने महिलाएं अपना गोल्ड डोनेट करती थी देश हित में, जब लोग कहते थे सूखी रोटी खाएंगे इंदिरा को जिताएंगे, उस दौर को याद कीजिए और आज के दौर को याद कीजिए। आज हर तरह से संपन्न होने के बावजूद हम जात पात में फंसे हैं। भारत जैसे सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा लोकतंत्र, आज हम हर जगह शर्मसार हो रहे हैं, इंसानियत के नाम पे मारे जा रहे हैं। तो चाइना और अमेरिका को पहले हम टारगेट करें, उसके लेवल पे अपनी सोच लाएं, ना कि हम पूरे दिन बांग्लादेश पाकिस्तान करके इन छुटभैया लोगों के चक्कर में अपने देश के अंदर गृह युद्ध का माहौल बना के रखें और देश के मुसलमान भाइयों का अपमान करें, जो खुलेआम बीजेपी करती है, ओपनली करती है। होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है ओपनली, तो इन चीजों से वो अपने आप को अलग रखें और देश हित में बात करें। पूरे 140 करोड़ जनता उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं। वी आर एज ए कांग्रेसमैन, वी आर देयर विद देम। लेकिन ये काम तो अच्छी करें, बात तो अच्छी करें, एटलीस्ट जुबानी जो झूठ बोलते हैं उसी में झूठ अच्छा ही बोलें। तो मैं बार बार कहूंगा कि टेक्नोलॉजीज पे हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उससे इम्पोर्टेंट है पहले इंसान की जिंदगी की कीमत समझे, इंसानियत को समझे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सुशील जी, मुझे ऐसा लगता है कई सारे ऐसे अभियान होते हैं, कई सारी ऐसी योजनाएं भी होती हैं सरकार जो संचालित करती है, जिससे हम बहुत सारे लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि हमारे भारत देश के लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन इस तरह के जो वायरस है, इस तरह का जो फंगस है, जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि कभी आ जाए, एक अटैक हो जाए, हमें पता भी न चले किस माध्यम से वो धीरे धीरे जहर यहाँ पहुँच रहा है, उसको लेकर इस चीज़ को हाईलाइट करके, क्योंकि आप एक पर्यावरणविद हैं, आपको लगता है सरकार कोई एक ऐसी चीज़ें, बल्कि आज से ही, क्योंकि अनुपम जी भी कह रहे थे, इस पर संज्ञान लेके कोई एक ऐसी चीज़ शुरू कर दे, कोई एक ऐसा अभियान शुरू कर दे, पर्यावरण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कोई ऐसी चीज को जोड़ दे, ऐड ऑन कर दे, जिससे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सतर्क और जागरूक हो जाए, खासतौर पर वो किसान, वो अन्नदाता जो फसलें उगा रहा है। बिल्कुल राखी जी, एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम चल रहा है जिसे मिशन लाइफ कहते हैं, अर्थात लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट, अर्थात स्वभाव में हम क्या बदलाव करें जिसके आधार पर इस प्रकृति को हम अच्छा बना सकें, इस प्रकृति को हम बेहतर बना सकें। और अगर उस पूरे मिशन लाइफ को अगर आप देखें तो उसमें कई सारी थीम है, और एक थीम ये भी है कि हम अपनी देशज फसलों को उगाएं, हम मोटे अनाजों को उत्पादन करें, जो हमारे मिलेट्स हैं, श्री अन्न है, उनका उत्पादन करें। मैं पूरी तरह से इस प्रकार से बताना चाहूँ आपको कि जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे आपके लिए। मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मेरे आपके चारों तरफ पाए जा रहे हैं। अब मिसाल के रूप में अगर ये फंगस का प्रकोप भारत में हुआ
और अगर हमारे पास जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, तो हो सकता है कि किसी प्रजाति में इस फंगस के विरुद्ध रेजिस्टेंस हो सकता है, और हमारे वैज्ञानिक उस जीन को निकाल के और दूसरे ऐसे पौधों में ट्रांसफर करके कम से कम फसलों को बचा सकते हैं और 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसके कितने गहरे आशय हैं, कितनी दूरी तक ये काम कर रहा है कि हमें जो हमारी रवायतें, परपाटियां या हमारी जो देशज फसलें थी, उसको हम उस तरफ हमें लौटना पड़ेगा, हमें जैव विविधता को बनाने में योगदान देना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, आज की दौर में पूरी दुनिया की अगर बात करें तो लगभग 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। अब इस बढ़ी हुई जनसंख्या या 150 करोड़ के आसपास की जनसंख्या का भोजन हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? तब कर पाएंगे जब हम जल, जंगल, जमीन को हम बुरी तरह से, एक तो क्लाइमेट चेंज के रूप में हम प्रभावित होते हुए देख रहे हैं, और दूसरा एग्रो टेररिज्म या बायोलॉजिकल वारफेयर के रूप में अगर हम प्रकृति को तहस नहस करेंगे तो हम मानवता की कल्पना नहीं कर सकते। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं उनको हम पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। और भारत तो दुनिया को दिशा देने वाला देश सदियों से रहा है। हमारी रवायतों में, हमारे तीज त्योहारों में प्रकृति को बचाने की बात होती रही है। लेकिन दुखद बात तब है जब दुनिया के कुछ देश इस प्रकार के जो वैज्ञानिक नवाचारों के माध्यम से वैज्ञानिक अत्याचार या वैज्ञानिक, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का आतंकवाद फैला रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। और अगर ये चीज अगर भारत में भी फैलती है तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि भारत पूरी दुनिया के लगभग 50 से 60% लोगों के लिए भोजन भी मुहैया कराता है, अनाज, चावल और दालों के रूप में। और अगर कहीं से भी हमारी फसलें प्रभावित हुई तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और मुझे आने वाला समय बहुत ही दुखदाई दिखाई दे रहा है अगर इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे। अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि फ्यूजेरियम स्पीशीज के अलग अलग स्ट्रेन्स वैसे भी खेती को प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन किसानों के पास विविध बीज होते हैं, अलग अलग प्रजातियों के बीज होते थे, तो किसान दूसरे बीज का उपयोग कर लेता था और इसके आधार पर फिर अपनी फसल को बचा लेता था। लेकिन अब चूंकि स्थितियां मोनोकल्चर की तरफ चली जा रही हैं, मतलब किसान भी कहीं ना कहीं से ये पूरे जो नेक्सस है एग्रीकल्चर कंपनियों का, जो धीरे धीरे से हाइब्रिड बीज की तरफ हमें और आपको ले जा रही हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि कुछ दवा कंपनियों का नेक्सस बताया था कि तमाम हमारे पास जेनेरिक दवाएं होने के बावजूद भी किसी एक पार्टिकुलर दवा की तरफ लोगों को आकर्षित किया गया, उनको मोटिवेट किया गया। तो ये बड़ी दुखद बात है कि जो हमें और आपको जो देखने को मिल रही है कि हमें एक क्यारी में तभी अच्छी लगती है जब अलग अलग प्रकार के फूल हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम एक ही प्रकार के फसलों को उगाएंगे तो ये निश्चित ही हमें और आपको आगे चल के तकलीफ देगी। और मुझे पूरा ये आने वाला जो अपना भविष्य है वो दुखद दिखाई दे रहा है। ठीक है भुवनेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल इसी से थोड़ा आगे जोड़ती हूँ। मान लीजिए ये एक हम जिस फंगस की बात कर रहे हैं FHB अभी नहीं है, किस माध्यम से आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, कितना घातक होगा, ये तो आपने बताया। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये होता है, मान लीजिए यदि इस पर आज से ही जो गवर्नमेंट है वर्कआउट करना शुरू करे, क्या हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती हैं या हम उस पर काम कर सकते हैं जो इस फंगस की काट करे, क्रॉस करे? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, मान लीजिए कोई चीजों में यदि हम नहीं भी कर पा रहे हैं 100%, कुछ परसेंट इफेक्टिव हो, कुछ हम प्रिकॉशन के तौर पर कैसे रोकें? जैसे मान लीजिए खेतों तक पहुंचा रहे हैं, अनाजों तक पहुंचा रहे हैं, तमाम चीजें आप कर रहे हैं, वो लोगों तक जब पहुंच रही है या किसानों तक है, उस चीज की भले लोगों में जागरूकता है, हम उसकी काट कैसे कर सकते हैं, हम क्रॉस कैसे कर सकते हैं? जैसे कोविड में था, बहुत सारे प्रिकॉशन बताए गए, आप मास्क लगाइए, हैंड वॉश अच्छे से करिए, मेडिसिन लीजिए, आप चेकअप कराइए, लेकिन ये चीज तो खाने वाली है और कहते थे कि हर चीज को वॉश करके यूज करिए। क्या यहाँ भी ऐसी कोई चीजें हैं? कुल मिलाकर हम इसकी काट कैसे कर सकते हैं यदि ये बढ़ता है तो? नहीं, देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इस किसी भी तरह का फंगस का जो सबसे मेन उपचार है वो है धूप और गर्मी। जब धूप और गर्मी की स्थिति होती है तो ये ऑटोमेटिकली खत्म होने की स्टेज पर आ जाते हैं और ये फिर हाई फेवर में जाकर ये अपना इंतजार करते हैं कि जब मौसम बिगड़ता है, बारिश का, नमी का, उस समय पे आप देखेंगे हमारे सब घरों में भी आपको सीलन फंगस दिखने लगती है। और जिस तरह से हम भोजन में देखते हैं कि अभी गर्मी में आपका भोजन बहुत तेजी से खराब होता है, उसे फंगस आने लगती है,
तो हमको ये सब चीजों पे ध्यान देना होगा कि हम अपने सारे दर्शकों को, अपनी सारी जनसंख्या को, भारत की नहीं पूरी दुनिया की, कि आप जो भी भोजन तैयार कर रहे हैं वो भोजन को तुरंत कंज्यूम करें, उसको रखने का, सहेजने का काम ना करें। देखिए कोविड में हमारी इसी बात को कि किसी मजदूर को कोविड क्यों नहीं हुआ, किसी श्रम करने वाले को कोविड क्यों नहीं हुआ, किसी ऐसे परिवार को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को कि जो तुरंत भोजन बना रहे थे उनको परेशानी क्यों नहीं हुई। उसका कारण सीधा सा था कि उनके पास रखा हुआ भोजन, पिज्जा, बर्गर, इस तरह का जो ये हमारी एक 10% संस्कृति का पूरा कबाड़ा करके बैठे हैं, जिसकी इम्यूनिटी खराब करके बैठे हैं, जिसकी जेब में पैसा है। ये फार्मा माफिया या मेडिकल माफिया सिर्फ उन 10% के लिए काम करता है। इसी तरह से मैं फसलों की बात करूंगा कि जो छोटे छोटे किसान हैं जो अपने फसल की बच्चों की तरह देखभाल करते हैं, मैं समझता हूँ वहां नुकसान कम होंगे। लेकिन जो बड़े किसान हैं जो बटिया पर देते होंगे या जिनके ऊपर देखभाल ठीक नहीं होती होगी, जहाँ पर बहुत ज्यादा कीटनाशक छिड़के जाते होंगे, मैं समझता हूँ वहां पर कुछ चीजों की बहुत सारी दिक्कत आती होंगी। क्योंकि जिस तरह से हमने पंजाब में देखा कि वहां पर अतिशय कीटनाशक के उपयोग की वजह से वहां से एक ट्रेन ही चल पड़ी थी जिसको कैंसर ट्रेन कहा गया, जो वहां से डेली सुबह शाम कैंसर हॉस्पिटल की तरफ जाती है और वापस आती है। तो मैं समझता हूँ कि हमको बहुत ज्यादा इन चीजों पे शुभ जागरूकता से, यहाँ पर कोई सरकार आपकी सीमाएं नहीं रोक सकती, आपकी हवाएं नहीं रोक सकती, आपका पानी नहीं रोक सकते। आपको अपनी ही जागरूकता से चीजों को ना कहना होगा। आपके अपने बच्चों को आपको मेहनत की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा, ताजे भोजन की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि जो ये डब्बा बंद फूड हैं, जो आपके ओबेसिटी के कारक हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से ओबेसिटी का परसेंटेज, डायबिटीज का परसेंटेज हमारी यंग जनरेशन में बढ़ रहा है। और ये सब रिच परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर सारी फार्मा कंपनियां, सारा माफिया लगा हुआ है कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करें कि जिससे हमारा पेट भरता रहे लगातार। मैं इसी को आगे लेके चलता हूं कि एक बहुत खतरनाक तरीके से आज एक प्री डायबिटिक स्टेटस फार्मा माफिया ने खड़ी कर दी है। जिन डायबिटीज की दवाइयों का कोई रोल नहीं है, वहां पर ये 6 से नीचे, 5 से नीचे के स्टेज के ऊपर एक प्री डायबिटिक करके यंग बच्चों को दवाइयां दे रहे हैं। और हाइपोग्लाइसिया में बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं, ये कोई समझने को तैयार नहीं है। और इसके ऊपर लगातार बहस है कि नहीं आपको दवा लेनी चाहिए। भाई क्यों लेनी चाहिए जब हमारे देश में मेहनत प्रधान देश था और हमारे देश में 150 तक शुगर नॉर्मल होती है, 8 HbA1c तक नॉर्मल होता है, तो आप 5.5 पे दवाई क्यों खिलाना चाहते हैं? आप सोचिए ये कितना बड़ा गेम है फार्मा माफिया का। जब ये इंसानों के साथ खेल सकते हैं तो जानवर, पशु पक्षी वो तो एक अलग ही इशू है। हमारी खेती, हमारे एग्रीकल्चर वो एक अलग ही इशू है। ये बहुत बड़ी संकट की चीजें हैं। लोगों को सुख जागरूक होना होगा, वाटर सोर्सेज को कंटेमिनेट होने से बचाना होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा हमारे देश में आज भी उल्टी, दस्त और कीटाणु और इन सब के स्प्रेड का सबसे बड़ा सिस्टम है, जिसके ऊपर हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत खर्च होती है, पैसा खर्च होता है, कमजोर लोगों की मौत होती है। इसी तरह से हमारी फसलों को लेकर आप ध्यान दीजिए कि जब लाल गेहूं लाया गया था, हमारे बहुत बड़े भीष्म पितामह जिन्होंने देश के टुकड़े करवा दिए, वो लाल गेहूं की वजह से हमारे देश हर वाटर सोर्स में जलकुंभी फैलना चालू हो गई थी, सब जगह कबाड़ा। इसी तरह से एक तरह पे सोयाबीन लाया गया था, और सोयाबीन की वजह से काले कीटाणु जो एक मसल जाए तो आप 4 दिन खाना ना खा पाओ, इतनी बदबू होती थी। तो अब आप सोचिए कि हमारे देश में ये सीमाएं कभी नहीं रही, बहुत बहुत स्वार्थ के ऊपर सारा काम चला है। मैं समझता हूँ पहली बार पिछले 11 साल में लगातार हर फ्रंट पे हमारे आदरणीय मोदी जी ने बहुत सशक्त कार्रवाइयां की हैं। चाहे वो खाद्यान्न को लेकर हो, 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज बांटना पिछले 5 साल से छोटा काम नहीं है। हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने का मैं समझता हूँ हमारी सरकारों ने, भले ही कितना फंगस हमारे देश में आ गया होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि बॉर्डर्स खुले हुए हैं, सिस्टम खुला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि सख्त कार्रवाइयां हो रही होंगी। पर इंडिविजुअल लेवल पर हम सब लोगों को बिना लड़े झड़े, बिना एक को सोचे हुए हमें सतर्क होकर चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने कहा कि चाइना से कोई व्यापार नहीं, या जनता को करना पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड पे है, हम मना नहीं कर सकते, सरकार मना नहीं कर सकती, लेकिन जनता मना कर सकती है, जनता चीजों को सख्त कर सकती है। मैं समझता हूँ बहुत कुछ अब जनता के हाथ में है। और हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे देश में ईश्वरीय वरदान है 4 मौसम के, और उसकी वजह से हम लगातार सब आपदाओं से बाहर निकल के आते हैं। कोविड में भी दवा माफिया की मौतों की संख्या को मैं ज्यादा कहता हूं जो भी हुई है हमारे यहाँ पर, अदरवाइज आप सामान्य तौर पे आदमी सुरक्षित रहा है।
बिल्कुल ठीक है। गौरव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को, क्योंकि बार बार एक बात आई है, आज से ही क्यों ना इस पर काम करना शुरू किया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जाहिर तौर पर यदि ये चीज़ें चर्चाओं में हैं तो सरकार इसको लेकर सोच रही होगी। लेकिन फिर भी जितनी गंभीरता से और जितने इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई एक एडवाइजरी होनी चाहिए, एक ऐसी चीज हो जो सरकार उस पर एक लाइन आगे बढ़ा दे कि इन चीजों पर सतर्कता रखे। तो मतलब समझिएगा कि कोई भी चीज उस लेवल पर ना जाए जिसकी हम एक सोच कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमें परेशानी ना हो। राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने। आप जब क्रोनोलॉजी देखेंगे, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, तो उनके सभी निर्णयों को जब आप देखेंगे तो उसके कालांतर में बहुत बड़े फायदे कह लीजिए या बहुत बड़े संकट से इस देश को उबारने में उन निर्णयों का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात रही हो, एग्रीकल्चर फील्ड में नए किसान विकास केंद्र बनाने की बात रही हो, या फिर जो खुले छुट्टा पशु हैं उनके वैक्सीनेशन का काम रहा हो, और यहां तक कि इस देश ने 1 वर्ष के भीतर में कोरोना महामारी का वैक्सीन बना करके ना सिर्फ अपने देश में 400 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में बांटी दी, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा अधिक देशों को मुफ्त में वैक्सीन मित्र योजना के अंतर्गत वैक्सीन भी पहुंचाई। यही वो देश है जहां पर 30-30 और 40-40 साल तक वैक्सीन माफिया वैक्सीन को आने नहीं दिया करते थे एक एक छोटी सी बीमारी के लिए, और उसी देश ने 1 वर्ष के भीतर ये क्रांतिकारी बदलाव लिया। चाहे वो जनधन के खाते रहे हों जो कोरोना महामारी में काम आए, या फिर 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने की बात रही हो, तो प्रधानमंत्री जी के वो सारे निर्णय भविष्य की आने वाले चुनौतियों को कैटर करने के लिए, उनको संभालने के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो अकस्मात आती हैं, जैसे अमेरिका में ये घटना घटी, फंगस के जो तस्करी की जहां तक बात है, पूरे अमेरिकन फ्रेटर्निटी को, उनके यंगस्टर्स को बर्बाद करने का, खत्म करने का, उनके रिप्रोडक्शन क्षमता को बर्बाद करने का एक तरह से षड्यंत्र कहा जा सकता है। उसी तरह से भारत के अंदर में जैसे नशाखोरी के माध्यम से, अभी डॉक्टर साहब ने कहा पंजाब में कैंसर की ट्रेन आती रही है, उसी पंजाब को नशे के उसमें झोंक दिया गया और पंजाब की सरकार SU-400 खरीदने के चक्कर में पड़ रही है, जबकि उस नशे के कारोबार पर प्रतिबंध लगाने का कोई काम नहीं कर रही है। तो जहां पर दूसरी सरकारें हैं, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर इस तरह की संभावनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हो, बहुत सतर्क हैं और इस तरह के आने वाले सभी संभावित खतरों को भांप करके उसमें आमूलचूल निर्णय लेने का काम कर रही हैं। अभी हमने आपको उदाहरण के तौर पे बताया, जिस तरह से चीन से चला हुआ चना नेपाल के माध्यम से भारत में आया और कैंसर प्रोन वो चना था, उस पर प्रतिबंध लगाने का तत्काल काम किया गया, उसको स्प्रेड करने से रोका गया। इसी तरह से हम आम नागरिक के रूप में भी अगर हम जागरूक रहेंगे, निश्चित रूप से वो बड़ी बड़ी घटनाएं भी उद्घाटित होंगी। ये जो ड्रग्स के कारोबार करने वाले लोग जो बड़ी बड़े पकड़े गए पैकेजेस 20,000 करोड़ 18,000 करोड़ के, ये आम नागरिकों के कारण हुए, ये जन जागरूकता के कारण हुए, और वो सूचनाओं के कारण इतने बड़े खतरों से दूसरे देशों को बचाया गया या अपने देश को बचाया गया। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत इस पर चाक चौबंद है, पूरी निगाह बनाई हुई है और इससे संबंधित निश्चित रूप से कोई ना कोई गाइडलाइन वो तैयार करेगी भविष्य के लिए। बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए। देखिए, चर्चा का मकसद ही ये था कि यदि इतने सुझाव आ रहे हैं और यदि इस तरह की कोई एक्टिविटीज हो रही हैं, हम अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझें, क्योंकि हमारा तो कृषि प्रधान देश है, तो हमें इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। समय की सीमा है। सैयद शाकिर जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। शाकिर अली जी, चलिए, शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, समय भी हो गया। शाकिर अली जी हिंदू मुसलमान करके चले गए राखी जी। शाकिर अली जी हिंदू मुसलमान करके चले गए, विषय कुछ और था, विषय कहीं और लेके जा रहे थे। ठीक है, गौरव देखिए जी, इसीलिए मैं गेहूं को लेकर आया हूं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पक्ष विपक्ष क्या होता है, थोड़ा सा विपक्ष को ऐसा लगने लगता है कुछ एक कहते हैं ना, विषय कोई भी हो, लेकिन थोड़ा सा जब तक हम बुराई नहीं कर लेंगे सत्ता पक्ष की या सरकार की, तो वो अच्छा नहीं लगता उनको, वो कमियां निकालनी जायज हो जाती है। बट ठीक है, कुछ सुझाव उनको थे, उम्मीदें उनको हैं, विपक्ष में होने के नाते वो उनके व्यक्तिगत विचार थे। लेकिन हाँ, हम सब ने जो एक कंक्लूजन निकाला है, मुझे लगता है सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है इस पर वर्कआउट करने की, ताकि
आने वाले समय में जो इसके खतरों पर हम एक चर्चा कर रहे थे, उससे हम कहीं ना कहीं खुद भी और अपने देश को बचा सकें। समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाह रहे हैं भुवनेश जी? हाँ, एक बार जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि बोलिए। क्योंकि बारिश का मौसम शुरू होगा, बहुत सारी बीमारियां चालू होंगी, हाँ। फेफड़ों से लेके पानी से लेके सब तरीके की, तो सब लोग बहुत ध्यान करें कि जितना हो सके ताजे भोजन का इस्तेमाल करें। ये कॉमन मैसेज सब तक बार बार जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच इस बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए भी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, चीन का एग्रो टेररिज्म है, ये कितना घातक हो सकता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये तो हमने बात की, बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हमें कितना अलर्ट होना है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, ये एक्सपर्ट ने बताया है। सरकार को फिलहाल एक एडवाइजरी जारी करनी होगी, इसको लेकर एकदम सशक्त कदम उठाने होंगे ताकि अभी से हम इस पर काम करना शुरू करें और इसको हम भारत तक पहुंचने ना दें। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।